हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ हॉटस्टार पर रिलीज की गई नई वेब सीरीज 1000 बेबीज को। ये एक हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज है। आपको बहुत ही पसंद आएगी। यहाँ पर जगह जगह पर थ्रिलर और सस्पेंस फील होगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और खुशी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि एक्सप्लेनेशन शुरू होने वाला है। मूवी की शुरुआत में हम 2010 का सीन देखते हैं जहाँ पर सुबह के समय पेपर वाला जंगल के बीचों बीच पेपर डालने आया होता है। वो घर में पेपर फेंकने के बाद लौटने ही वाला था कि उसे सीढ़ी सरकने की आवाज आती है और जब वो घर के अंदर झांकता है तो वहां देखता है कि बूढ़ी औरत जो कि दिखने में बहुत ही डरावनी लग रही थी, वो एक सीढ़ी को कमरे की तरफ ले जा रही थी। वो आदमी बहुत ही डर जाता है उसे देखकर और तभी वो बूढ़ी औरत उसे देखने लगती है, इसलिए डर कर वो आदमी वहां से भाग जाता है। और फिर हम उस बूढ़ी औरत को देखते हैं जो कि कमरे के अंदर जाती है। जिस कमरे की दीवार में कुछ न कुछ लिखा हुआ होता है, वो सीढ़ी के ऊपर जाकर बैठ जाती है और अपने पैरों को हिलाने लगती है। ये सिनारियो बहुत ही डरावना था। उसी दिन सुबह को एक आदमी पेड़ के पल्प से रस निकालता होता है, तभी उसे वही घर के अंदर से चीखने की आवाज सुनाई देती है। वो बहुत ही डर जाता है और फिर बोलता है कि बुढ़िया ने फिर से डरा दिया। और हम देखते हैं कि कुछ बच्चे जो कि जंगल में हाइड एंड सीक खेल रहे थे, उनमें से एक बच्चा उस घर की तरफ देख रहा होता है और तभी हम देखते हैं उस बूढ़ी औरत को जो कि टाइपराइटर साफ कर रही थी। फिर वो बूढ़ी औरत की नजर उन बच्चों पे जाती है। ये देखते ही सारे बच्चे वहां से भाग जाते हैं। बूढ़ी औरत भी उनको चेक करने के लिए जंगल में जाती है। जंगल में चेक करने के बाद वो जब लौटती है तब मानो अलौकिक चीज उसके आसपास हो रही हो। पूरा जंगल मानो थमसा गया और अचानक हवाएं तेजी से चलने लगती है। बूढ़ी औरत पीछे मुड़कर देखती है तो नोटिस करती है कि जंगल में छोटे छोटे बच्चों के झूले थे और उसके अंदर बच्चे भी मौजूद थे और वो बहुत ही भयानक तरीके से बच्चों के रोने की आवाज उसे सुनाई दे रही थी। इस आवाज से वो अपने दोनों कानों को बंद कर लेती है और जोर जोर से चीखने लगती है। अब सबको चुप करने को वो बोलती है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और बुरी औरत का एक लड़का भी था। वो अपने बेटे को बोलती है कि मुझे मार्कर ला के दो, मेरे पास मार्कर खत्म हो चुका है। उसका बेटा बोलता है कि मैं अभी ठीक कर देता हूँ माँ, और जब मैं रात में मार्केट जाऊंगा तब मैं ले आऊंगा। वो उस मार्कर को ठीक कर कर वापस दे देता है और बोलता है कि रात में जब बाहर जाऊंगा तो आपके लिए खाना बना कर जाऊंगा, आप खाना खा लीजिएगा। वो अपनी माँ का बहुत ही ख्याल रखता है, उसकी माँ की हर बात भी सुनता है और अपनी माँ की टेक केयर करता है। मार्कर ठीक कर देने के बाद वो अपने माँ को मार्कर दे देता है। उसकी माँ जल्दी से कमरे में जाती है और जाने के बाद हम देखते हैं कि दीवार में उसने कुछ नोट्स बनाए थे। हर एक नोट्स में किसी का नाम, उम्र, साल लिखकर एक एक करके बॉक्स बनाकर वो रखती थी। साथ ही हम ये नोटिस करते हैं कि दीवार में भी उसने यही नोट्स लिखे हुए थे। अब हमको दिखाया जाता है कि उसका लड़का ब्लड सेंटर में काम करता था, जहाँ पर एक लेबोरेटरी थी। वहाँ पर ब्लड कलेक्ट करता था और डिजीज वगैरह डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके बता देता था। अब यहाँ से घर लौटते समय रात को जब उसकी माँ ने कहा था कि मार्कर लेना है, तो वो दुकान में हर जगह मार्कर की खोज करता है, लेकिन उसे मार्कर नहीं मिलती और वैसे ही खाली हाथ वो घर लौट आता है। घर आके देखता है कि खाना वैसा का वैसा ही पड़ा है। उसकी माँ उसे पूछती है कि मार्कर किधर है, तुमने सुबह में जो ठीक करके दिया था उसकी इंक खत्म हो चुकी है और मैं कुछ भी नहीं लिख पा रही। तब वो कहता है कि मार्कर कहीं भी नहीं मिली, लाओ मैं तुम्हें फिर से वो मार्कर ठीक कर देता हूँ और कल जाकर मैं दुकान से मार्कर ले आऊंगा। वो उस मार्कर को ठीक करने की कोशिश करता है लेकिन बोतल में इंक खत्म हो चुकी थी। तब उसके बाद उसकी माँ को इतना गुस्सा आ जाता है, वो जोर जोर से चीखने लगती है और अपने कमरे में जाने के बाद वो रोने लगती है, मानो कुछ आवाजें निकालने लगती है। ये सब कुछ देखने के बाद उसका लड़का तुरंत ही घर के बाहर चला जाता है और अपने बाइक को लेकर एक दुकान में जाकर मार्कर ढूंढने लगता है। बहुत ढूंढने के बाद उसे दुकान पर मार्कर मिल जाती है। फाइनली वो उस मार्कर को लेने के बाद तुरंत ही अपने घर आता है और देखता है कि उसकी माँ उसी कमरे के कोने में एकदम डरी सहमी सी बैठी हुई थी। वो अपनी माँ को मार्कर देता है। उसकी माँ ये देखने के बाद खुश हो जाती है और उसे कमरे से बाहर निकाल देती है और फिर वो लिखना शुरू कर देती है। उसकी माँ दीवार पर जो लिख रही थी वो पहले से ही एक डायरी में लिखा हुआ था। वो पहले से ही डायरी में लिखा हुआ लेख दीवार पर उतार रही थी। अब दूसरे दिन सुबह उसका बेटा ऑफिस चला जाता है। अब वो फिर से लिखने का शुरू कर देती है। वो टाइपराइटर में बैठती है और 2 लेटर टाइप करती है और दोनों को अलग अलग लिफाफे में बंद कर देती है और उसको सील कर देती है। फिर हम देखते हैं कि वो बुरी औरत अपने पड़ोसन के घर में जाती है और उसको जोशी करके पुकारती है और वो आदमी से सारा आंटी करके पुकारता है। वो आदमी बाहर आता है और उसे सारा बोलती है, मुझे रात में पोक और बीफ तुम लाकर दे सकते हो मार्केट से। वो उसे कुछ पैसे भी देती है। वो खुशी खुशी बोलता है कि ठीक है, आपको कैसा चाहिए, फ्राई या नॉर्मल। वो बोलती है मुझे कुछ भी चलेगा
और रात को हम देखते हैं कि उसका बेटा जब घर आता है तो उसके सामने वो खाना परोस देती है। वो अच्छे से सज धज कर बैठी हुई थी। उसका लड़का बहुत ही अच्छे तरीके से खाना खाता है और अपनी माँ को थैंक यू बोलता है। तब उसकी माँ उसे पूछती है कि बेटा तुझे ये तो नहीं लगता कि मैं पागल हूँ, क्योंकि मेरी हरकतें ऐसे ही करती हूँ, दीवारों में कुछ न कुछ लिखते रहती हूँ, लोग मुझे पागल समझते हैं और उनसे डरते हैं। उसके लड़का मुस्कुराते हुए कहता है कि नहीं माँ, आप पागल नहीं हो, अगर आप पागल होते तो इतना अच्छा खाना कैसे बनाते। इसके बाद उसकी माँ बोलती है कि मुझे तुझे कुछ सच बताना है, अगर सुनने के बाद तुझे लगे कि मैं पागल नहीं हूँ तो मैं मानूंगी कि मैंने जो भी किया तेरे लिए वो सब ठीक किया। वो कहता है कि बताइए ना माँ, क्या बताना चाहते हो। इसके बाद उसकी माँ बोलना शुरू करती है और अपने कानों पर हाथ रखकर वो कुछ बोलने लगती है और मानो सब कुछ थमसा जाता है। उसके लड़के की आंखों की पुतलियां धीरे धीरे बड़े होने लगती है और मानो वो सुनकर शॉक हो गया था। वो सुनकर कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। इसके बाद सारा हर एक वर्ड बोलते जा रही थी। ये सुनने के बाद उसका लड़का पागल हो जाता है और सीधा वो उस कमरे की तरफ जाता है जिस कमरे में उसकी माँ ने दीवार पर सब कुछ लिखा हुआ था। वो उस कमरे में जाकर मानो कुछ ढूंढ रहा था और फाइनली उसे सब मिल जाता है। ये देखकर वो बहुत ही रोता है और इतना रोता है जितना आप इमेजिन नहीं कर पाते। फिर भागते हुए अपना उसी कमरे में जाता है और अपनी माँ को जोर से टेबल पर हिट करता है। उसकी माँ नीचे गिर जाती है और उसके माथे पे से खून निकलने लगता है और फिर भी वो हंस रही होती है मानो किसी भयानक चुड़ैल की तरह। फिर हम उसे लड़के को देखते हैं जो कि अपने माँ को उधर गिराने के बाद वहां से चला जाता है और अपनी माँ के कमरे में जाने के बाद उधर से कुछ बुक्स और नोट्स उठाता है और फिर सीधा सीन शिफ्ट होता है उसकी माँ पर, जो कि आईसीयू में बढ़ती थी। उसके सर में पट्टी बंधी हुई थी और डॉक्टर उसे पूछ रहे थे कि आप कैसा फील कर रहे हो, आपको कुछ चाहिए। तब वो डॉक्टर से दो मांग करती है, मुझे एक लॉयर और एक पुलिस इंस्पेक्टर चाहिए जो कि हमारे ही क्षेत्र के हो। मैं उन दोनों को लेटर्स देना चाहती हूँ जो कि हाईली कॉन्फिडेंशियल है, मैं उन्हें ही दूंगी। इसलिए डॉक्टर उसके कहने के मुताबिक एक इंस्पेक्टर और एक लॉयर को बुला लेता है। वो लोग आने के बाद सारा उन्हें बोलती है कि मैं सीढ़ी से गिर गई थी इसलिए मुझे चोट आ गई थी और फिर वो दो लेटर्स को देती है। वो जो लॉयर को एक लेटर देती है और कहती है कि ये मजिस्ट्रेट तक आप पहुंचा दीजिए और दूसरा लेटर वो इंस्पेक्टर तक दे देती है। फिर वो दोनों वहां से बाहर निकलते हैं। यहाँ पर जोशी ने ही इसको सारा को भर्ती किया था, इसलिए वो जोशी से पूछताछ करते हैं कि घर में कौन कौन रहता है। जोशी बोलता है कि ये पति से बहुत टाइम से अलग रह रही थी, उसका सिर्फ एक बेटा ही है लेकिन अभी उसका लड़का मिसिंग है। फिर हम देखते हैं कि पुलिस इंस्पेक्टर थाने लौटते समय वो उस लेटर को गाड़ी में ही पढ़ लेता है और मानो वो शॉक हो जाता है। वो थाने के अंदर जाकर हायर अथॉरिटी के ऑफिसर से मिलता है और फिर वो हायर अथॉरिटी के ऑफिसर को उस लेटर को देता है। पढ़ने के बाद वो भी शॉक हो जाता है और फिर वो ऑफिसर बोलता है कि सारा ऑफेंस से हॉस्पिटल में नर्स हुआ करती थी और फिर वो सारा की कहानी बताता है। हायर अथॉरिटी के ऑफिसर ये सुनने के बाद बोलता है कि वो लेटर मजिस्ट्रेट तक ना पहुंचे। दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो लॉयर जाता है और मजिस्ट्रेट को वो लेटर दे देता है। उतनी ही देर में दो पुलिस ऑफिसर उधर आते हैं और लॉयर के जाने के बाद वो मजिस्ट्रेट से बात करते हैं और मजिस्ट्रेट जब वो लेटर पढ़ता है तो ये तीनों के बीच में सिर्फ एक राज ही उन्हें पता चलता है। ये तीन बोलते हैं कि सर ये बाहर ना जाए। वो बोलता है ठीक है, हम तीनों के बीच में ही ये सीक्रेट रहेगा, तब तक आप लोगों इसकी तहकीकात करो और पूछताछ करो। ये न्यूज़ अगर बाहर आ गई तो ये सिस्टम का बहुत बड़ा फेलियर होगा। यहाँ पर हमको ये भी पता चलता है कि जो लेटर मजिस्ट्रेट और पुलिस के पास गया था वो दोनों ही सेम लेटर था और इस लेटर में और कुछ भी नहीं, सारा ने कुछ कन्फेस किया था और वो कन्फेशन सुनने के बाद ही पुलिस और मजिस्ट्रेट के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। यहाँ हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर क्रॉस चेक करने के लिए सारा के घर पर जाता है और वहाँ पर वो दीवार पर लिखा हुआ पाता है और वो अपने सीनियर को फोन करके बोलता है कि सारा ने जो भी कन्फेशन में लिखा है वो सब कुछ सच है। अब यहाँ से घटना 12 साल के बाद शिफ्ट होती है जहाँ पर तीन लोगों को देखते हैं, उस पर मजिस्ट्रेट भी मौजूद होता है और दो पुलिस ऑफिसर भी वहीं पर मौजूद थे और वो तीनों आपस में बातें कर रहे थे कि आजी को इस केस के बारे में कैसे पता चला। एजेंसी मर्डर केस की तहकीकात करते हुए वो सारा वाले केस पे कैसे पहुंच चुका, पर वीवन को भी तो ढूंढना बाकी है। तब से उसका लड़का भी मिसिंग है, अगर हम उसे छुपाते हैं तो विवीन को हम कभी भी नहीं ढूंढ सकते। तब सारे लोग मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि आजी को वो लोग सब बता देंगे कि असलियत में उस लेटर्स में क्या लिखा हुआ था। अब हमको दिखाया जाता है एक हफ्ते पहले का सीन
यहाँ हम देखते हैं कि एनसी की जो एक सुपरस्टार होती है उसकी डेड बॉडी उसकी गाड़ी के अंदर ही मिलती है। इस वजह से फैंस वगैरह में बहुत ही हड़कंप मचा हुआ था। वो लोग पागल हो रहे थे क्योंकि उन्होंने उनके फेवरेट सुपरस्टार को खो दिया था। अब इतनी बड़ी घटना होने पर एमएलए साहब भी वहां पर आते हैं और उस एक्ट्रेस का पति भी बैठा हुआ था जिसका नाम एसके था। यहाँ पर एमएलए से बात करते हुए वो बोलता है कि तुम थोड़ा शांत रहो, हम पता लगा देंगे कि ये सब कुछ कैसे हुआ। एनसी का पति मतलब कि एसके वो बहुत ही बड़ा राइटर था। लगातार उसने 8 फिल्में हिट दी थी। पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन बहुत ही अच्छे से चल रहा था। तो फिर दर्शकों को ये पता नहीं था कि आखिर इतनी अच्छी जानी मानी एक्ट्रेस की मौत कैसे हो गई, इसलिए लोग सदमे में चले गए थे। अब यहाँ पर तहकीकात शुरू की जाती है और बॉडी का पोस्टमार्टम करते हैं। तब इनको पता चलता है कि बहुत ही बारीकाई से और सफाई से यहाँ पर मर्डर हुआ है। खूनी को पता था कि एग्जैक्ट लोकेशन में हार्ट में किस जगह छेद करने से खून निकलेगा और इनसी वहीं पर मर जाएगी। यहाँ हम देखते हैं कि ये केस इंस्पेक्टर राजी को सौंप दिया जाता है। ये केस बहुत ही हाई प्रोफाइल था, इसलिए फॉरेंसिक टीम को भी बोला जाता है कि आप लोग अच्छे से पोस्टमार्टम करो और हमको रिपोर्ट सबमिट करो। फिर हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर आजी से पूछताछ करते हैं। बहुत सारे क्रू मेंबर्स और प्रोड्यूसर तक को हाथ में लेते हैं, लेकिन किसी से भी कोई जानकारी नहीं प्राप्त होती और कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। यहाँ पर इंस्पेक्टर आजी अपनी पूछताछ को जारी रखता है और इनसी के मेकअप आर्टिस्ट से पूछताछ करता है। वहाँ पर उसकी मेकअप आर्टिस्ट उसे बताती है कि उसके पति और इनसी के बीच बहुत टाइम से झगड़ा चल रहा था। अब पुलिस सीधा जाते हैं एसके के घर पर और उससे पूछताछ करना शुरू कर देते हैं और यह बोलते हैं कि तुम्हें और तुम्हारी पत्नी के बीच में झगड़े चल रहे थे, हमें पता चल चुका है। तब एसके बोलता है कि ये तो बहुत ही नॉर्मल है, आखिर किस पति पत्नी के बीच में झगड़े नहीं होते, फिल्म इंडस्ट्री में तो अक्सर ये झगड़े ज्यादा होते हैं। तभी वहां पर एक कांस्टेबल इंस्पेक्टर को बुलाता है और बोलता है कि एसके की गाड़ी के अंदर एक डमी बॉडी मिली है। वो एक प्लास्टिक की डॉल थी। वो सेम एग्जैक्ट लोकेशन पर उसी पर भी कट किया हुआ था जहां पर इनसी की बॉडी में पोस्टमार्टम में डॉक्टर ने बताया था। इस डॉल के ऊपर भी बहुत बार प्रैक्टिस किया गया था। फिर एग्जैक्ट लोकेशन पर एनसी को भी मारा गया था। हम देखते हैं कि शक के बिहाफ पर और बॉडी पर जो फिंगरप्रिंट मिलते हैं उसी के बिहाफ पर ये लोग एके को कस्टडी में ले लेते हैं। यहाँ पर इंस्पेक्टर आजी धीरे धीरे सवाल करते हैं एके से कि उसने उसकी पत्नी को क्यों मारा। यहाँ पर आजी भी टूटने लगता है और अब वो जवाब देने लगता है। वो कहता है कि मेरी 8 कहानियां सक्सेस हो गई और फिर मैं धीरे धीरे बार में जाने लगा। वहाँ पर लोगों की कहानियां सुनता था। वहाँ पर मैं उसमें एक पैटर्न देखता था और वो कहानियों को ही अपने स्टोरीज में डालता था। यहाँ पर एक ही कहता है कि मेरी बीवी भी कोई दूध की धुली नहीं थी, उसी का अपने एक कैरेक्टर के साथ अफेयर चल रहा था और ये बात जब मुझे पता चली तो मेरा और उसका झगड़ा हो गया था। मैंने उसे कभी नहीं कहा कि मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी वो मुझे हमेशा ही छोड़ देने की धमकी देने लगी थी। फिर एक दिन मेरे पब में गया तो मैं सबको दारू पिलाने लगा था और तभी मेरे पास एक लड़का आया जो कि मुझे पहचान गया और मेरी ही तारीफ करने लगा था। वो लड़के का नाम विविन था। उस लड़के ने मुझे अपनी कहानी बताई जो कि मेरी कहानी से बहुत ही सिमिलर थी और उसकी वाइफ ने भी उसे धोखा ही दे रही थी। वो मुझे कहता है कि मैं भी अपनी वाइफ को मार ही दूंगा। मुझे उससे बात करने में बहुत ही मजा आ रहा था। मुझे धीरे धीरे यह पता चला कि वो सच बोल रहा था क्योंकि वो ये जरूर करेगा, इसलिए उसने मुझे एक डॉल खरीद कर दिया और मुझे बताया कि एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर मारने से वो मर जाएगी। और अब धीरे धीरे मेरे दिमाग में मानो जुनून सा छा गया और मैं उस डॉल के साथ प्रैक्टिस करता गया और मौका मिलते ही मैंने एनसी को उस गाड़ी के अंदर ही मौत के घाट उतार दिया और गाड़ी से चुपचाप बाहर आ गया। फिर हम देखते हैं कि ये केस सॉल्व हो चुका है और इसके बाद आईजी को बहुत ही अप्रिशिएशन मिलता है। हम देखते हैं कि एक लड़की जो कि पुलिस स्टेशन के बाहर आजी को भी मिलने आती है। आजी इंस्पेक्टर के पास वो आती है और कुछ पेपर की कटिंग्स और लेटर्स बताती है। पूछने पर बताती है कि एक हफ्ते पहले मेरे पास ये कुरियर आया जबकि सेलिब्रिटी का मर्डर हुआ था और जो नाम इधर आया हुआ है उसी नाम से मुझे एक हफ्ते पहले कुरियर आया था। मुझे ये सही लगा कि मैं आपके पास ये लेकर आऊँ। शायद मुझे पता है कि ये लेटर्स मुझे किसने कुरियर भेजे हैं। इंस्पेक्टर पूछता है कि किसने भेजा है, तो वो लड़की बताती है कि बहुत साल पहले कुट्टेयम में मैं काम करती थी। वो एक लेबोरेटरी, वहाँ पर मेरे साथ एक लड़का भी काम करता था, उसका नाम विवेन था। मुझे लगता है कि उसी ने ही ये सब मुझे भेजा है। वो लोग पुलिस स्टेशन के बाहर मिलते हैं और वहाँ पर वो श्योरली पूछता है कि क्या तुम्हें सच में पता है कि ये विवेन ने ही भेजे हैं।
तब वो लड़की 2 और लेटर्स को दिखाती है और बोलती है कि ये सारे मुझे 2014 में उसी ने ही दिए थे। और अब करीब 12 साल के बाद उसी का लेटर आता है। विवेन का कोई अता पता भी नहीं है। आजी उससे पूछता है कि तुम्हें विवेन के बारे में इतना क्यों पता है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ये लड़की जो कि लेबोरेटरी में ही काम किया करती थी, इन दोनों के बीच में धीरे धीरे नजदीकियां बनने लगी थी। विवेन उसे पसंद करता था। तब ये लड़की की शादी हो चुकी थी, लेकिन उसका पति उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता था और उल्टी सीधी बातें सुनाया करता था। इसलिए वो लड़की को भी विवेन पसंद था। उन दोनों के उस टाइम का खींचा हुआ फोटो भी उसी के पास, लड़की के पास था। इसलिए वो पुलिस ऑफिसर को बताती है। अब आजी सर पुलिस स्टेशन जाने के बाद एके को विवेन का फोटो दिखाते हैं, लेकिन एके तो बिल्कुल ही मना कर देता है कि ये लड़का फोटो वाला विवेन नहीं था, वो तो कोई दूसरा ही लड़का था। फिर आजी सर निकल जाते हैं विवेन का पता लगाने के लिए और कुछ पूछताछ करने के बाद उसे पता मिल जाता है वहां पर जोशी का। इसलिए वो जोशी जो कि विवेन का पड़ोसी हुआ करता था, उसके वहां पहुंच जाता है। यहाँ पर जोशी अब उसके पड़ोस में यानी कि सारा आंटी के घर पर रहने के लिए शिफ्ट हो जाता है। वो बताता है कि सारा आंटी की मौत के 3 साल बाद विवेन ने मुझे कांटेक्ट किया था और ये घर बेचने को कहा था। मैंने जो दाम बोला उसने वही दाम पर मुझे राजी कर लिया। अब ये घर मेरी वाइफ का है। घर के अंदर जब आजी जाता है तो उस कमरे के अंदर आज कलर हो चुका था। फिर भी हम देखते हैं कि उस कमरे में आज भी वो जो सारा नोट बनाई करती थी उसी के निशान मौजूद थे। अब जोशी से बात करने के बाद आजी सीधा हॉस्पिटल में जाता है। ये वही हॉस्पिटल था जहां सारा को भर्ती किया गया था जब उसके सर पर चोट लगी थी। यहाँ डॉक्टर से उसे सारी बात पता चलती है कि सारा ने उस वक्त 2 लेटर दिए थे। अब यहाँ से उसे लेटर की पूरी बात पता चलती है तो वो वही इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन पर पहुंच जाता है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर के साथ वो मिलता है और इस केस के बारे में पूछताछ करता है। तब वो पुलिस ऑफिसर ये सुनने के बाद में शॉक हो जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे रिसेंट केस के बारे में सब कुछ सुना हूँ, तुम एक काबिल पुलिस ऑफिसर हो, लेकिन इधर हम इस केस के बारे में बात नहीं कर सकते, हमको कहीं बाहर मिलना पड़ेगा। 2 दिन के बाद मैं तुमको लोकेशन भेजता हूँ, उसी लोकेशन पर तुम आ जाना। यहाँ से हम प्रेजेंट टाइम पर आ जाते हैं जहाँ पर मजिस्ट्रेट और दोनों पुलिस ऑफिसर बातें करते हैं। वहाँ पर वो लोग यही बात कर रहे थे कि क्या हम आजी को इस केस के बारे में सब कुछ बता दें या नहीं। तीनों मिलकर वहां पर बात ही कर रहे थे कि तभी वहां पर आजी पहुंच जाता है। अब मजिस्ट्रेट और दोनों पुलिस ऑफिसर ये तीनों मिलकर सारा ने जो लेटर में कन्फेशन दिया था वो आजी को बताते हैं और साथ ही कहानी फ्लैशबैक में जाती है। वो लोग बताते हैं कि एलपी के बीच में पास ही में हॉस्पिटल के जो कि महिला और बच्चों के लिए था, उस हॉस्पिटल में सारा नर्स का काम किया करती थी। 1980 से 1985 के बीच में उस हॉस्पिटल में 1000 बच्चों की डिलीवरी हुई थी। तब सारा एक नॉर्मल औरत नहीं थी, वो एक साइको औरत थी। जब वो बच्चों की डिलीवरी करती थी तो वो एक बच्चे को दूसरे बच्चे से बदल लेती थी, मतलब तुम्हारा बच्चा किसी और के बच्चे से बदल लेती थी। जब फैमिली वाले दूसरे बच्चों को देखकर यह बोलते थे कि ये तो अपनी माँ पे गया है या बाप पे, ये देखकर वो बहुत ही हंसती थी और खुश होती थी। वो ये सब इसलिए करती थी क्योंकि वो कभी माँ नहीं बन सकती थी, इसलिए खुद को सेटिस्फाई करने के लिए वो ये सब काम किया करती थी। उसका पति उसे छोड़कर चला गया था। आज ये पूछता है कि उसका तो एक लड़का भी था ना, विवेन करके। तब वो बोलता है कि ये लड़का उसका नहीं था। एक रात हॉस्पिटल में दूर से कुछ लोग आते हैं। एक लड़की थी जो कि प्रेग्नेंट थी और उसकी हालत बहुत ही नाजुक थी। डॉक्टर भी वहां पर मौजूद नहीं थे। उस लड़की की माँ उसे बोलती है कि प्लीज सिस्टर आप ये बच्चे को गिरा दो, लेकिन सारा तब ये करती है कि वो बच्चे को किसी और के बच्चे के साथ स्वाइप कर लेती है और किसी और का बच्चा अपने पास रख लेती है और उसी का नाम विवेन था। अगर ये सारी बात बाहर आ जाती है तो लॉ एंड ऑर्डर में अफरा तफरी मच जाएगी। तुम सोच भी नहीं सकते कि कितना बड़ा बवाल होगा, क्योंकि 1000 बच्चे एक दूसरे के साथ स्वाइप हो गए थे। ये संखी औरत सब कुछ नोट में भी लिखा करती थी और उसके घर के दीवार में भी सब कुछ लिखा हुआ है। ये डायरी आज भी उसके बेटे विवेन के पास मौजूद है। हमको विवेन को ढूंढना है क्योंकि वो अब लेटर भेजना शुरू कर दिया है और हमें वो कैसे भी ब्लैकमेल कर रहा है। आजी कहता है कि सर मैं उसे ढूंढ लूंगा, ये सब हाईली कॉन्फिडेंशियल रहेगा, अगर ये न्यूज़ बाहर आई तो मीडिया में सब कुछ बवाल मच जाएगा। आजी फिर बोलता है कि अगर मैं विवेन को ढूंढ लूंगा तो सर इसके बाद क्या, हमारा प्रोसीजर क्या होगा। किसी के पास कोई भी जवाब नहीं था और इसी बीच वेब सीरीज का 3 एपिसोड खत्म होते हैं। तो आगे की एक्सप्लेनेशन जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आगे के एपिसोड और एक्सप्लेनेशन जल्दी ही चैनल पर आ जाएगी। तब तक वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, पसंद आया तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।